हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के यूट्यूब वीडियो चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप और हम मिलकर बात करेंगे कक्षा 10 के गणित का जो एक चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। रैखिक समीकरण इसमें जो है दो प्रकार के समीकरण होते हैं रैखिक में। एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर राशि केवल होती है, जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर राशियां होती हैं। जैसे यहां यदि हम लिख दें x प्लस 2 = 3x, तो ये आपका जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखने के लिए जैसे हम लिख दें 2x + y = 5, जिसमें दो चर हों, इसमें x और y दो चर हैं, इसलिए इसको जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जबकि जो ऊपर लिखा गया है उसमें केवल एक चर है x, इसलिए इसको जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। हमको यहाँ पढ़ना है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आगे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, युग्म लिखा है। और युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म मीन्स जोड़ा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ax + by और प्लस c = 0 के रूप में भी लिखते हैं। इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप में लिखते हैं, ax + by + c = 0। जैसे यहाँ लिखा है a का वैल्यू, a कांस्टेंट है, a का वैल्यू आंशिक मान होगा, b का आंशिक मान होगा और c अचर राशि होती है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है ax + by, यहाँ b का मान 1 है और ये 5 इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस c का मान हो जाएगा, उधर ही हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है युग्म। ऐसे में हम इसको जो है, जो ax + by + c है, दो संकेतों से इसी को लिखते हैं और युग्म बनाते हैं। जैसे a1x + b1y + c1 = 0, इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। और दूसरा जो होता है, चूंकि युग्म पढ़ रहे हैं इसलिए a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ये जो है आपका युग्म हो गया। किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। युग्म मीन्स जोड़ा होता है, तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों मिलकर जोड़ा बन गए। अब इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे, इसको हल करना होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन होती है हल करने के लिए। सभी समीकरण के जो है एक वास्तविक हल नहीं होते हैं, अद्वितीय हल नहीं होते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ 3 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, दोनों समीकरण में यहां आप देखेंगे कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तो यहां नियम होता है क्या, कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
प्रतिच्छेद करती हैं। अभी इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है और यह समीकरण संगत भी होता है, इसको भी नोट कर लेंगे, संगत होता है। समीकरण कैसा होता है, संगत समीकरण इसको कहते हैं, संगत समीकरण भी कहते हैं इसको। ये जो लिखा गया है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको जब आप आलेखी विधि से हल करेंगे तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ जब बनाएंगे इस प्रकार से x x डैश और y y डैश जब आप बनाएंगे और जब इसमें जो है दोनों समीकरण से आप अलग अलग मान निकाल करके जब इसमें पुटअप करेंगे, निर्देशांकों को जब दिखाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कई जगह नहीं। इसलिए यहां लिखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि ये कैसे होता है। पहला कंडीशन ये हो गया कि अगर a1 बटे a2 आप मान निकालेंगे, अगर a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। यानी कि ऐसे समीकरण का आप जब हल करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे तो एक अद्वितीय मान आएगा इनका, जो सिंगल होगा, x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। दूसरा कंडीशन होता है यहां कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि यहां दोनों जो रैखिक समीकरण का ये जो युग्म है, इसमें x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों के अनुपात और अचर राशि का अनुपात तीनों बराबर अगर हो जाता है, तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो यहां होता है समीकरण के अपरिमित रूप से, अपरिमित यानी कि अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यहां जो है ये दूसरे वाले कंडीशन में ये नहीं है कि पहले वाले कंडीशन की तरह एक अद्वितीय हल होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये कंडीशन आ गई कि x का गुणांक बराबर y का गुणांक का अनुपात बराबर अचर जो c1 और c2 है उसका अनुपात सबका बराबर अगर हो जाएगा तो अनंत रूप से अनेक हल होंगे। जबकि पहले वाले कंडीशन में क्या होता था, जब x का गुणांक नॉट इक्वल y के गुणांक के जब हुआ करता था तो उस समय समीकरण का एक अद्वितीय हल होता था। और इस स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होती है, ये भी जान लीजिएगा आप लोग, रेखाएं समपाती होती हैं। अब इस पर भी चर्चा हम करेंगे जब आप इसको ग्राफ विधि से जब हल करेंगे। तो यहां क्या होगा, जो पहला युग्म ये है, युग्म का जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है, जब इसमें आलेख में आप दिखाएंगे तो ये क्या करेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, इस प्रकार से काट देंगी, यानी कि काटेंगी नहीं, ये कहीं रेखा पर होंगी, उसी पर आएंगे जाएंगे, यानी दोनों का वैल्यू सेम इसी पे मिलेगा। तो इस स्थिति में आपका जो है समीकरण का एक अद्वितीय हल नहीं होता है, जबकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरी स्थिति होती है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तीसरा कंडीशन a1 बटे a2
बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल में C1 बटे C2। तो ऐसे स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता, यानी कि x और y का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। और रेखाएं परस्पर समांतर होती है, रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये तीन कंडीशन है, जिसमें ये जो पहला कंडीशन है, यदि आपका जो युग्म दिया है समीकरण का, यदि पहले कंडीशन का पालन कर रहा है तभी आपको समीकरण हल करना होता है, अन्यथा आपको समीकरण हल करना नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। यहाँ अनंत रूप से मिल जाएगी, बहुत सारे, इतना मिल जाएगा कि आप निकाल नहीं पाएंगे। और तीसरा कंडीशन जब होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता, क्योंकि a1 बटे a2 यानी कि x का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर रहता है। इस स्थिति में आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो x भी कट जाता है और y भी कट जाता है, तो इसको किसी का वैल्यू नहीं निकलता है। केवल पहला वाला जो कंडीशन है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल में b1 बटे b2, इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि वो समीकरण संगत होता है। ऐसी स्थिति में आप x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं आपके सब जो है किताब से कुछ क्वेश्चन को और समझते हैं उसको कि कैसे क्या हो रहा है। यहां हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार देखा करिए, देखेंगे तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा। और इन वीडियो को जब आप खोलते हैं, आपके पास पहुंचता है, तो आप इसको अपने मित्रों के पास भी शेयर कर लिया करिए, क्योंकि उनको भी पढ़ना है। अब वीडियो से पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन कोई कि कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ कुछ समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरण को देख करके आपको इस कंडीशन के बारे में बताना है। जैसे पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आप ध्यान देंगे कभी कभी ये अचर राशियां इधर मिलती है दाएं साइड में बराबर के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे उधर रखेंगे, लेकिन दोनों में ये दाएं साइड में होना चाहिए। ध्यान देंगे नहीं कि एक में जो है बाएं रहे और दूसरे में दाएं रहे। अगर ये अचर राशियां बाएं हैं तो दोनों में बाएं, और अगर दाएं हैं तो दोनों में बराबर के दाएं होनी चाहिए। यहाँ क्या करते हैं, पहले समीकरण में हमने आपको बताया, यहाँ जो समीकरण हमने पहले बताया था a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, इस हिसाब से लिखा गया है। और दूसरा वाला लिखा जाता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप इससे तुलना करते हैं, जब तुलना करेंगे अलग अलग लिखेंगे तो a1 बराबर आपका आ जाएगा 9, b1 बराबर कितना आ जाएगा भाई 3, और c1 बराबर कितना आ जाएगा 12, और a2 बराबर कितना आ जाएगा 18, b2 बराबर कितना आ जाएगा 6, c2 बराबर कितना आ जाएगा 24। यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आपने निकाला, कैसे निकाला,
समीकरण नंबर जो 1 था उसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना आपने कर दिया, लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिख करके लिखना पड़ेगा, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखा हूं दूसरे समीकरण के नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ये आपका आ जाएगा a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर, तो इस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब आप इस निकालेंगे अलग अलग कि a1 बटे a2 मेरा कितना हो रहा है, b1 बटे b2 मेरा कितना हो रहा है, c1 बटे c2 मेरा कितना हो रहा है, यही निकालेंगे तो आपका सवाल हो गया। समझ लीजिए a1 बटे a2 9/18, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 12/24। इसको हल कर लेंगे, 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 1 बटे 2, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2, 12 इकाई 12, 12 दूना 24, कितना हो गया 1 बटे 2। आप यहाँ देखते हैं हो गया कि a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 और बराबर हो गया आपका c1 बटे, सबका वैल्यू देखिए समान आया। और जब सबका वैल्यू समान आ गया तो आप यहाँ देख रहे हैं मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूं किस नियम का पालन कर रहा है, दूसरे नियम का। तो दूसरे नियम का पालन कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और क्या होता है भाई, यहाँ रेखाएं लिख देना है आपको, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो ये स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन को हल करना नहीं होता है, यहीं तक जो है क्वेश्चन को आप हल करेंगे। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y यहां लिख देते हैं, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहले समीकरण को किससे तुलना करेंगे, पहला समीकरण लिख लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पे। तो जब इसका तुलना करेंगे तो आपको a1 बराबर कितना मिल गया 5, b1 बराबर कितना मिल गया -4, c1 बराबर कितना मिल गया भाई 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 तुलना करेंगे तो a2 आपका मिल जाएगा 7, b2 मिल गया कितना 6, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब सबका अनुपात निकालते हैं, a1 बटे a2 निकालेंगे, कितना हो गया भाई 5/7 हो गया। b1 बाई b2 निकालेंगे, कितना हो गया -4/6 हो गया। इसको थोड़ा सा 8 में करेंगे, सरलता रूप में हो गया -2/3। यहाँ आप देख लें a1 बटे a2 का जो वैल्यू है, a1 बटे a2 का जो वैल्यू है वह जो है नॉट इक्वल है b1 बटे b2, यानी कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पहला वाला संबंध क्या है ये कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, लिखेंगे अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसको आप लोग नोट करिए आगे, और आपको बता रहे हैं इसमें मान निकालना पड़ता है, परीक्षाओं में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग ध्यान से करेंगे, उसके बाद फिर जहां नहीं समझ में आएगा आप हमको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।
यहाँ आपको सवाल फिर बताए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को जो है बार बार देखें उसको और समझें, नोट बनावें, और उसके बाद आपके पास बुक होगी, उससे जो है प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि जो है भूले नहीं। समीकरण जो है हल करने की कई विधियां हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। समीकरण हल करने की 4 विधियां जैसे अभी आपको बताया जाएगा। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक आपका आलेखी विधि होता है, उसके बाद फिर वज्र गुणन विधि होता है। तो आज पहले इसको जान लें हम लोग, फिर उसके बाद वज्र गुणन विधि पे आज चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो आइए फिर इस पे हम थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। देखिए सवाल है आपका, क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्वेश्चन है। अब आपको दे दिया है, यहाँ समीकरण दिया है, युग्म दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, के माइनस 3 को ब्रैकेट में करेंगे, के माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले आपको बताया जो भी युग्म दिया रहे इसका आप पहले वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर आपको यहां क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू के, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस, कोष्ठ में के माइनस 3। ध्यान देंगे माइनस चिन्ह अगर है तो चिन्ह सहित लिखेंगे। दूसरे समीकरण को आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो आपको a2 मिल गया कितना 12, b2 कितना मिल गया k और c2 कितना मिल गया भाई माइनस k। इस प्रकार से तुलना करने के बाद आप अपने सवाल के कंडीशन पे जाएं। कंडीशन कह रहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा युग्म के अपरिमित, वो कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होता है वो कंडीशन लिखेंगे आप लोग। अभी आपको हम बताए भी हैं अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है भाई, अभी हमने आपको बताया है कि जब तीनों जो है बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये स्थिति जब होती है तब जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यहां आप वैल्यू रखेंगे, a1 का वैल्यू रखेंगे k, a2 का वैल्यू रखेंगे 12, b1 का वैल्यू रखेंगे 3 और b2 का रखेंगे k, यहां c1 का रखेंगे माइनस, कोष्ठ में k माइनस 3 और c2 का रखेंगे माइनस k। यहां आप जब वैल्यू रख लेंगे अब दो दो के लेकर के हल करेंगे। एक जोड़ा इसका बना दे आप, k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k, तिरछा गुणा करेंगे k स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया, k का वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गया। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो यहां मेरा क्या मिलता है 3 बाई के इक्वल टू माइनस के प्लस 3
बाई माइनस के, तिरछा गुणा करेंगे, -3k इज इक्वल टू हो गया -k² प्लस 3k। सबको ट्रांसफर करके इधर आइए तो क्या हो गया आपका k² - 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ के कॉमन ले लेंगे तो k - 6 हो गया इज इक्वल टू 0। यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। दो स्थितियां यहां हुई, यहाँ k इज इक्वल टू 0 भी आ गया, k इज इक्वल टू 6 यहाँ आ गया, और यहाँ आप देखेंगे कि k का वैल्यू जो है ये ±6 का अर्थ होता है क्या कि +6 भी है और -6 भी है। अब आप कंफ्यूज हो गए, यहां कई वैल्यू आ गया, 0 भी आ गया, 6 भी आ गया, -6 भी आ गया, लेकिन k का एक ही मान लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, जो वैल्यू दोनों में, जो दोनों जोड़ा बनाए आप, यहां वाला और यहां वाला, जो दोनों में सेम हो, टैली करे, उसी को आंसर मानते हैं। यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया भाई 6, यानी कि k का वैल्यू अगर यहां 6 रख दें तो ये जो समीकरण युग्म है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। k का वैल्यू अगर +6 रख दें तो इस जो समीकरण युग्म है इसका क्या हो जाएगा भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और यहां लिख देते हैं, p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए एक युग्म का, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। युग्म दिया है आपका 4x + py + 8 इज इक्वल टू 0 और 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। समीकरण नंबर 1 को जो है किससे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, a1 b1 c1 का मान आएगा। दूसरे की तुलना a2x + b2y + c2 से करेंगे तो a2 b2 और c2 का मान आएगा। तो यहां तुलना जब करेंगे तो a1 = 4, b1 = p और c1 = 8, a2 बराबर दूसरे समीकरण में 2, b2 = 2, c2 = 2। अब आप चलेंगे अपने सवाल पे, कंडीशन क्या कहा है, युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। युग्म का कह दिया है सवाल में, अद्वितीय हल होगा। कब होता है भाई, कंडीशन आपको तीनों पहले ही बता चुके हैं। कब होता है, जब a1/a2 ≠ b1/b2, a1/a2 ≠ b1/b2। मान रखेंगे यहां a1 का मान 4, a2 का मान 2 ≠ b1/b2 यानी कि p/2, p/2। अब यहां आप क्या करेंगे, यहां ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, काट देंगे, यानी कि p ≠ कितना 4, p ≠ 4, p का वैल्यू कितना आ गया, 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि p का वैल्यू 4 के अतिरिक्त कुछ भी इसमें रखेंगे, 4 को छोड़ करके, p का वैल्यू 4 को छोड़ करके कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 5 6 7 जितना चाहे उतना रखें, लेकिन क्या नहीं रखना है उसमें, 4। अगर 4 नहीं रखेंगे, उसको छोड़ करके जो भी कुछ रखेंगे तो ये समीकरण का युग्म जो है ये क्या प्रदर्शित करेगा, एक अद्वितीय हल, इसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि p ≠ 4 इसका आंसर हो गया। उसको समझे कि p का वैल्यू 4 को छोड़ करके सब कुछ हो सकता है। एक और 1 मिनट के लिए एक और सवाल इसको समझ लेंगे आप। ये 2 हो गया आपका परिमित रूप से अनेक हल और एक अद्वितीय हल, और ये होगा कोई हल नहीं। कब कोई हल नहीं होगा, थोड़ा सा उसी को जान लेंगे, और इस पर जो है आप लोग घर पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि भूले नहीं। अगला सवाल है, नोट कर लें आप लोग, लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा उल्टा वाई बना देंगे भाई,
अभी नाम नहीं सुने होंगे तो बना लीजिएगा उल्टा y, लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण, लेमडा का कौन सा मान है युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई भी हल नहीं होगा, का कंडीशन है कोई भी हल नहीं होगा। यहां फिर वही काम करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 का किससे करते हैं भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 से, यानी कि a1 बराबर हो गया x, b1 बराबर आपका हो गया 2, c1 बराबर कितना हो गया 70। हमने आपको बताया था कि अगर c1 c2 दोनों बराबर के दाएं साइड में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ a2 निकालेंगे, किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से, a2 इक्वल टू हो गया 2, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिए, a1 बराबर x नहीं होगा, x का गुणांक होगा कितना a, जल्दी जल्दी में गलती हो गया। a2 इक्वल टू हो गया कितना 2 और b2 इक्वल टू कितना हो गया, b2 इक्वल टू कितना हो गया भाई लेमडा, और c2 इक्वल टू कितना हो गया 35। यहां ध्यान देंगे युग्म का या युगपत समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल कब नहीं होता है आप बता दीजिए, कंडीशन देख लीजिए, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। यहाँ कंडीशन लिख लेंगे, यदि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, मान रख देंगे 1/2 2/λ, तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ नॉट इक्वल कर दीजिए 70/35, यहाँ कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखेंगे आप लेमडा तिरछा गुणा करेंगे बराबर कितना हो गया 4, अगर इसको हम इकट्ठा कर ले तो, और यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आ सकता है, इसको अब हम क्या करने के लिए लिखे, यहाँ देखिए कट जाएगा तो क्या हो गया 2/λ नॉट इक्वल टू 2/1, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या हो गया, ये लेमडा है, लेमडा नॉट इक्वल 1। इसका मतलब ये हो गया कि लेमडा का वैल्यू 1 को छोड़ करके, जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था p बराबर 4 था, नॉट इक्वल 4 था, यानी 4 को छोड़ करके, उसी प्रकार से लेमडा का वैल्यू 1 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ आ गया कितना 4 आ गया, यानी कि आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया लेमडा इक्वल टू 4। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आपको हल करना पड़ेगा, बार बार इसको लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छोटा सा वीडियो होगा वज्रगुणनविधि से सवाल हल करना सिखाएंगे। तो आप लोगों को जो है अगर ये वीडियो पसंद में आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।